उन जातियों को समझाना होगा, वाल्मीकि को समझाना होगा, धोबी को समझाना होगा, दलित को समझाना होगा, पिछड़ों को भी समझाना होगा साथियों, और आदिवासी को भी समझाना होगा कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। आपके हक, अधिकार और हकूक के जरूरी है। आपको विकास की ओर ले जाने की जरूरत है। इसलिए साथियों, जातियां लड़ती हैं चुनाव, लेकिन जातिगत रूप से जो हम 85% लोग हैं वो बिखर जाते हैं। इसलिए इस बिखराव को भी रोकना होगा, जोड़ना होगा। जब तक हम इन्हें नहीं समझाएंगे, ये बड़ा कठिन मुद्दा है, लेकिन लड़ेंगे अपनी अंतिम सांस तक, और हक हकूक को दिलाने के लिए नई नई पीढ़ियों को तैयार करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे साथियों। क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना? हम शोषित, उपेक्षित, वंचित कहे जाने वाले समुदाय से निकले हुए लोग हैं। हम उस 85% लोगों के एक बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हम आज अपने मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो समझने की बात है कि हम लोग किस तरीके से पिछड़ रहे हैं आज भी, और कैसे मनुवादी ताकत हमारे मध्य जातिगत रूप से वो हमें विच्छेद करती है, जबकि हमें जुड़कर काम करना चाहिए। एक राष्ट्रव्यापी अभियान जब तक इस जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नहीं होगा, एक आम जनता तक जब तक हम अपनी इस जातिगत जनगणना क्यों जरूरी कहकर उन्हें समझाने का काम नहीं करेंगे, उसे नहीं बताएंगे कि इससे क्या लाभ है आपको, कितना लाभ है आपको। अभी इसी में लिखा हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर पर समझने की बात जरूरी है। अपने देश का आर्थिक मामला जिसमें प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, अर्थशास्त्र तकनीकी पहलू को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते, इसकी गंभीरता को बड़ा समय लग जाता है, बड़ा अध्ययन, बड़ा शोध करना पड़ता है। और सरकारों में तो जनता के बीच में से अचानक एक आदमी निकलता है, जनता के बीच में से एक लर्नेड आदमी भी निकला था, वित्त मंत्री थे 2014 में, नोटबंदी करवा दी थी उन्होंने प्रधानमंत्री से कहकर, देश की आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिस जीडीपी को 7.9 तक पहुंचा दिया था और यह कहा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, उसी नारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह करके, नोटबंदी करके, देश की संपत्ति को, देश की आय को, एक एक आदमी के खून और पसीने को जिस तरीके से देश को खराब करने की कोशिश की है, देश को डावाडोल करने की कोशिश की है, क्या किसी ने अध्ययन किया? नहीं। बिना आय के तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी? हम कामगार हैं, हम हस्तकरघा हैं, हम दस्तकार हैं, ये सब लोग कौन हैं? ये दलित और पिछड़े लोग हैं। हम असंगठित लोग हैं, हम संगठित लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये दलित और पिछड़े लोग हैं। संगठित लोगों के अंदर क्या है? उनकी गारंटी होती है सुरक्षा की, उनकी गारंटी होती है तनख्वाह की, उनकी गारंटी होती है काम के टाइमिंग की, उनको चिकित्सा की सुविधा होती है उनको। लेकिन असंगठित लोग, जो देश की कुल आबादी का 50% माना जाता है, वो आज असंगठित लोग कहां कहां रहकर काम करते हैं, किस रूप में काम करते हैं, कैसे खून पसीना बहाकर काम करते हैं। देते तो सेल टैक्स हैं ही, लेकिन इनकम टैक्स देने वाले लोग कौन है? इनकम टैक्स देने वाले लोग कुछ सीमित दायरे के लोग हैं, जो बड़ी चालाकी से, बड़े छल से, बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से अपने लाभ ले लगते हैं, और दलित पिछड़े उनकी जटिल शर्तों को, नियमों को पूरा नहीं कर पाते।
ऐसा नहीं कि समाज कल्याण मंत्रालय के अंदर, देश का समाज कल्याण मंत्रालय है, उसके अंदर बहुत सी सुविधाएं दे रखी है समाज जनता के लिए, लेकिन इसी समाज कल्याण मंत्रालय ने 1970 के अंदर सफाई कर्मचारी आयोग एक वर्ग के लिए बनाया था, और वो है वाल्मीकि समाज। लेकिन देखो तो आज उनकी स्थिति, क्या उन लोगों ने इससे लाभ लिया? नहीं लिया। 1275.2 करोड़ रुपया 2013 के कानून के अधिनियम के तहत सरकार में तय किया गया था। 231.2 करोड़ रुपया केवल इसका उपयोग किया गया, बाकी का पैसा कहां गया? ये समुदाय जो उसका विकास के लिए था, जो इनके विकसित करने के लिए था, उसकी लड़ाई नहीं लड़ते। ये समुदाय मनोवादी ताकतों की शर्तों पर बहकर कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास की नौकरी, सेकंड क्लास की नौकरी पर बहक छेड़ देते। अरे तो शिक्षित, आप शिक्षित तो हुई, आपको सुविधा दी है, आप आगे तो बढ़िए। महिला ढोने, सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर केवल वाल्मीकि समाज, क्योंकि वो महिला ढोता है, मानवीय आधार पर उसको इसलिए दिया गया है कि वो गटर में जाता है। धोबी समाज कहां जाएगा? धोबी समाज, वो भी तो रसायनों में काम करता है। धोबी जाति के लोगों को जाकर देखो किस प्रकार अस्पताल की मवाद साफ करते हैं, किस तरीके से मांस के लोथड़े साफ करने का काम करते हैं, किस तरीके से पीप और पस को धोने का काम करते हैं। आखिर किससे करते हैं? केमिकल का उपयोग करते हैं। वो ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल का उपयोग करते हैं जिसके कारण वो गैस, वो जहरीले पदार्थ उनके शरीर के अंदर जाते हैं और उनको, उनका स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। उनकी जो देश की राष्ट्रीय औसत है, जो देश की जो प्रत्याशा है जीवन जीने की, जो 70 वर्ष मापी गई है, वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, और तीसरा समाज है चमार समाज। वो भी चमड़ा साफ करने का काम करता है। भले ही उसका कार्य को तो उद्योग का धंधा दे दिया गया हो, लेकिन उद्योगपति कौन है? चमार नहीं है, वो तो मजदूर है वहां का। ये सारी चीजों को देखना होगा। एक एक आदमी अपने खून पसीने से देश को विकसित करने के लिए काम करता है, उसमें अपना सहयोग करता है। ये पुल, ये जहाज, ये बम ऐसे नहीं बना करते। देश के अंदर सबका योगदान है, लेकिन फिर भी पिछड़ा हुआ है। रोने वाला आदमी रोता ही चला जा रहा है। साथियों, बहुत सी बातें हैं, लेकिन इन सब चीजों को समझाने की जरूरत है। बारीकी से अगर आप लोगों ने इन बातों को नहीं समझा कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, आपके हक, अधिकार और हकूक के जरूरी है, आपको विकास की ओर ले जाने की जरूरत है। इसलिए साथियों, जातियां लड़ती हैं चुनाव। राजनीतिक पार्टियां तो केवल चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होती है, लेकिन चुनाव जातियां लड़ती हैं। लेकिन वोट सिंबल पर पड़ता है। बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से लोग अपने अपने काम को करते हैं, लेकिन जातिगत रूप से जो हम 85% लोग हैं वो बिखर जाते हैं। इसलिए इस बिखराव को भी रोकना होगा, जोड़ना होगा, उन जातियों को समझाना होगा, वाल्मीकि को समझाना होगा, धोबी को समझाना होगा, दलित को समझाना होगा, पिछड़ों को भी समझाना होगा साथियों, और आदिवासी को भी समझाना होगा। जब तक हम इन्हें नहीं समझाएंगे, ये बड़ा कठिन मुद्दा है, लेकिन लड़ेंगे अपनी अंतिम सांस तक, और हक हकूक को दिलाने के लिए नई नई पीढ़ियों को तैयार करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे साथियों, और लड़ते रहेंगे। इसी बातों के साथ कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।